इक्विलिब्रियम वैसा ही है, थोड़ा प्रैक्टिस करो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे इनफैक्ट हमने जो किया उससे और भी अच्छे क्वेश्चंस है, वो बेसिक्स था। थोड़ा प्रैक्टिस करो फिर और देते हैं क्वेश्चन, वो कर सकते हो। The stereoisomerism will start with configurational isomerism. और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हो। ये इसमें फर्स्ट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो ये ऑब्जर्व कब होगा, जब हमारे पास रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इज नॉट अलाउड। नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड अगर किसी दो एटम के बीच में है, अगर मान लो ऐसा कुछ रहता, एक और बॉन्ड वैसे बनेगा, बट अभी के लिए सिर्फ इसको अज्यूम करो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होना चाहिए था वो मैंने अगर ड्रॉ नहीं किया और ये सिंगल बॉन्ड ही है, तो रोटेशन हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये बॉन्ड इस वे का है, तो रोटेट भी होगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट उससे कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाए इन दोनों के बीच में, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ये अगर ओवरलैप कर गया, अब अगर इसको फिक्स रखो और इसको रोटेट करने का ट्राई करोगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड बना स्ट्रक्चर इज लॉक्ड, या फिर रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर इज लॉक्ड। जैसे ये बोर्ड है, अगर तुम सारे लाइंस को रखो फिक्स और सिर्फ इसको मूव करने का ट्राई करो तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस प्लेस से ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेम वे में रिंग के स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड ब्रेक कर जाता है अगर उसको रोटेट करने का ट्राई करते हो तो, बट अगर सिंगल बॉन्ड ओपन रहा तो वो रोटेट हो सकता है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इट इज ऑब्जर्व्ड when there is restricted rotation। तो ये तो एक कंडीशन हो गया फर्स्ट। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होगा, when there is pi bond, मतलब डबल बॉन्ड का केस ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा बट उसमें फिर स्ट्रेट लाइन में ही अटैचमेंट होता है, उसमें कुछ और अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। और when there is a ring, तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इस केस में। ऐसा नहीं बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे ही होंगे, रोटेशन नहीं हो रहा है अभी। दूसरा कंडीशन जो इसमें चाहिए, जिन दो एटम के बीच में ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उनपे दो जो ग्रुप्स अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोगों ने पी क्यू और आर एस लिया, सेम यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस, तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। हर कार्बन पे दोनों ग्रुप जो अटैच है, जिन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो, पी शुड नॉट बी इक्वल टू क्यू एंड आर शुड नॉट बी इक्वल टू एस। कोई भी एक इक्वल होगा तो फिर आइसोमेरिज्म वहां पे नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो सकता है। if both the above condition are satisfied, then geometrical isomerism will be observed। तो एक डाउट इस पे ऑब्वियस ये आना चाहिए कि अगर हमने पी क्यू और आर एस को डिफरेंट वे में अरेंज कर दिया तो उससे दो कंपाउंड कैसे हो गए वो। जैसे अगर ये रहा पी क्यू आर एस एंड क्यू पी आर एस, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पी के अपोजिट एस था, क्यू के अपोजिट आर था, यहाँ पे क्यू के अपोजिट एस और पी के अपोजिट आर हो गया, तो हम लोग इन दोनों को दो डिफरेंट आइसोमर्स बोल रहे हैं, ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रोवाइडेड कि पी क्यू अलग है और आर एस अलग है।
तो सिर्फ ग्रुप को फ्लिप करने से अलग कैसे हो जाएगा? हम लोग अगर उल्टा होगा तो वो अलग थोड़ी हो जाएंगे, वही रहेंगे, बस उल्टा हो गए हैं। तो इसमें अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे तुम ग्रुप्स को अपोजिट करते हो, डाइपोल मोमेंट विल चेंज। ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, मान लो ये क्लोरीन था, ये क्लोरीन था, तो यहाँ दोनों क्लोरीन सेम डायरेक्शन में, डाइपोल इस तरफ मिलता, यहाँ दोनों अपोजिट हो गए, डाइपोल वो कैंसिल आउट कर देगा, तो प्रॉपर्टीज अलग हो गई। तो आइसोमर्स को डिफाइन कैसा करते हो? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जैसे ही प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई दे बिकम आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, चाहे उसका नेम सेम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे अटैचमेंट तो कुछ अलग नहीं हुआ, इसमें भी इसके साथ पी क्यू अटैच था, आर एस अटैच था, इसमें भी इसके साथ पी क्यू अटैच और आर एस अटैच है, तो नेम विल नॉट चेंज, नेम वही रहेगा, लेकिन डिफरेंट आइसोमर्स है तो उसको लिखने के लिए कुछ और टर्म एक्स्ट्रा तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर में स्टार्टिंग में ही बताया था कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, सिर्फ ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट होता है। तो नाम लिखने का जो तरीका है वो एज इट इज अप्लाई होगा, दोनों के नेम सेम होंगे, बट कुछ तो डिफरेंस दिखे इसलिए कुछ एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड करते हैं हम लोग। तो स्टीरियो आइसोमर्स में दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and structural formula but different orientation in space। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन कैसे होता है और उसको चेक कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी, ये लिख लो पहले। इसमें देखो, इसमें दो टाइप है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस आइसोमर क्या होता है? व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइट, और ट्रांस आइसोमर में जाओगे तो व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। जैसे यहाँ पे अगर देखें सी डबल बॉन्ड सी, ब्यूटीन का एग्जांपल लेते हैं, तो ब्यूटीन में अगर ये दो ग्रुप सेम साइड पे हो गए, सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे, तो एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक तो एक जैसा होना चाहिए। ये आपस में अलग होंगे बट इन दोनों में से कोई एक जैसा जब होगा तब तुम सिस ट्रांस स्टेट कर पाओगे। अगर ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है और ये चारों ही आपस में डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उस केस में भी होगा बट हम लोग सिस ट्रांस स्टेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कोई और फॉर्म होता है, वो भी आज स्टडी करेंगे वैसे। तो अब इसका नेम अगर लिखते हैं तो ये क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया, और सेकंड पे बॉन्ड है तो टू ब्यूटीन हो गया। इसी का एक दूसरा फॉर्म अगर बनाओ, CH3 यहाँ H एंड H, ये भी टू ब्यूटीन ही होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन ये दोनों अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो इसमें सिंस सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे थे, इट विल बी कॉल्ड सिस टू ब्यूटीन एंड दिस विल बी कॉल्ड ट्रांस टू ब्यूटीन। तो अब ये कंपाउंड्स अलग हो गए, तो टू ब्यूटीन जब भी आएगा तो उसमें दो स्ट्रक्चर हो सकता है, सिस टू ब्यूटीन हो सकता है और ट्रांस टू ब्यूटीन, तो उसको दो काउंट करना है, एक काउंट नहीं करना है। लाइकवाइज साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर रहा, मान लो हम लोग दो ब्रोमीन अटैच करते हैं, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, सेम यहाँ पे 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। बट यहाँ पे दोनों ब्रोमीन सेम साइड पे और इस केस में अपोजिट में है, तो ये हो गया सिस 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन,
और ये हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को सिस ट्रांस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सिमिलर सिस ट्रांस वाले ही देखेंगे, जहां पे चारों डिफरेंट होते हैं वहां पे सिस ट्रांस यूज नहीं होता, ई एन जेड यूज होता है। तो ऑल्दो अपने पास एडवांस वाले में भी स्पेसिफिकली स्टेटेड है ई एन जेड एक्सक्लूडेड, आर एन एस एक्सक्लूडेड, लेकिन वो जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो उसके बिना नहीं बनते हैं, तो वो नहीं पढ़ना, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस जो उसके बिना नहीं बने, तो अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी, तो उसमें कोई स्कोप ही नहीं बचता है, तो कर लेंगे उसको भी। कुछ क्वेश्चंस पहले करके देखते हैं। How many alkenes are possible with molecular formula C4H8 and C5H10 include structural and geometrical isomers? ये लिख लो पहले, फिर उसको करते हैं, देखते हैं। आए थे इसमें सिर्फ 2 ब्यूटीन के केस में एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंक्लूड हो जाएगा। C5 का भी कर लो। C4 वाले में तो हमेशा सोचना ऐसा स्टार्ट करो कि चेन के टाइप कितने हो सकते हैं। एक तो ऐसा चेन बना सकते हैं, और दूसरा 3 कार्बन का चेन और एक ब्रांच, ये बना सकते हो। तो इसमें डबल बॉन्ड 1 पे अटैच किया 1 ब्यूटीन, और डबल बॉन्ड फिर 2 पे अटैच किया 2 ब्यूटीन। दो स्ट्रक्चर यहाँ पॉसिबल है। देन फिर यहाँ इन तीनों में से किसी एक पे अटैच करो, एक ही बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए था इन तीनों के पास ही है, और दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। यहाँ इस कार्बन पर दो ग्रुप एक जैसे हो गए, तो इसका एक ही आइसोमर हो सकता है। यहाँ इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो दोनों डिफरेंट है आपस में ये, तो इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं। यहाँ पे जिसके पास डबल बॉन्ड है उसमें एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गए, तो इसके पास एक ही आइसोमर हो सकता है। सो टोटल आइसोमर्स आर 4। 1 ब्यूटीन होगा, 2 ब्यूटीन के दो स्ट्रक्चर्स, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली, और 2 मिथाइल प्रोपीन एक हो गया, तो 2 एक 3 और एक इसके 4, तो 4 एंटर करोगे। जे के एग्जाम में कभी ये पूछा नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, तो तुम्हें दोनों ही इंक्लूड करने हैं, स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी, मतलब अलग से स्टेट करके नहीं आएगा। ऐसा लिखा है कि एक्सक्लूड स्टीरियो आइसोमर, तो हटा सकते हो। फिर C5 का देखो कितना आता है। एक और ट्राई करके 5 वाले में देखो, कार्बन के चेन अपने पास 3 टाइप के बनते हैं। बट इस वाले केस में 4 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ कोई अल्कीन नहीं बना पाएंगे, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर इसमें जब आते हो तो ये 1 पेंटीन हुआ, ये 2 पेंटीन हुआ, ये अपने पास 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब फर्स्ट वाले में इसके पास दो हाइड्रोजन हो गए, जो डिफरेंट आइसोमर्स नहीं हो सकते, एक ही काउंट होगा। इसमें दोनों डिफरेंट है, तो 2 पेंटीन में सिस और ट्रांस 2 पेंटीन हो सकता है, तो इसके दो आइसोमर्स होंगे। यहाँ पे इसके पास दो हाइड्रोजन हो गए, एक ही हो सकता है। इस वाले केस में ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इसमें भी एक ही होगा।
और यहाँ इसके पास दो एक जैसे हो गए तो इसके पास भी एक ही होगा। 6 बन पा रहे हैं। दो और कौन से बने देखो। छह ही बन पा रहे हैं। चेक कर लो एक बार, वैसे देख लो। दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। चलो एक और कर लो इसमें। C6H12 का करके देखो। C6H12 था ना। चेन की ये टाइप्स बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें डबल बॉन्ड तुम्हें प्लेस करने हैं। 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, 3 हेक्सीन, 2 मिथाइल 1 पेंटीन, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, 4 मिथाइल 2 पेंटीन। क्योंकि इस तरफ से 2 पे आ रहा है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, 3 मिथाइल 2 पेंटीन, देन 2 इथाइल 1 ब्यूटीन। लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि इसमें फिर इसको लेना पड़ेगा, इथाइल ब्रांच हो जाएगा। यहाँ पे एक ही बना सकते हो, 3 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, इसमें 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, और ये 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। ये सारे पॉसिबल जो स्ट्रक्चर हो सकते थे वो बन गए। अब इसमें फिर स्टीरियोइसोमर चेक करते हैं। पहले वाले में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो सकता है तो एक ही होगा। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो 2 हो सकता है, सिस 2 हेक्सीन और ट्रांस 2 हेक्सीन। 3 हेक्सीन पे भी दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट है, इसके 2 हो सकते हैं, सिस 3 हेक्सीन और ट्रांस 3 हेक्सीन। यहाँ पे दोनों एक जैसे हो गए तो एक ही हो पाएगा। इसमें ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए एक ही हो सकता है। यहाँ पे ये डिफरेंट ये डिफरेंट, ये डिफरेंट ये डिफरेंट, इसके 2 हो सकते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए एक साइड पे तो एक ही हो सकता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए
तो एक ही हो पाएगा। इसमें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और यहाँ पे ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो दो हो सकते हैं। इसके पास दो हाइड्रोजन हो गए तो एक ही हो पाएगा। इसके पास दो हाइड्रोजन हो गए, एक ही हो पाएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक ही हो पाएगा। और यहाँ सारे एक जैसे हैं तो एक ही हो सकता है। ऐड करते हैं 2 1 3 2 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 17 आइसोमर्स बन पा रहे हैं। कौन कौन से स्किप हुए? अच्छा, चलो इसको बना लो जिसका नहीं बना है। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पे हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 6 कार्बन का ग्रुप है, ये वेज एंड डैश का अरेंजमेंट है। तो CH3H CH3H इस पे हो सकता है। ये प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे CH3 को एज इट इज रखो, हाइड्रोजन को एज इट इज रखो, यहाँ चेंज कर दो। तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। ठीक है, इसमें ही यहाँ भी हो सकता है। ये दोनों का आइसोमर्स हो गए, 4 बन गए। बट इसमें फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी आएगा। जब ऑप्टिकल वाला ट्राई करेंगे तब देखेंगे इसको। ये सारी ही वैसे आइसोमर्स हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन से। तो वो एडजेसेंट भी होने चाहिए ऐसा नहीं, बट ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी है फिर। ये हाँ, ये सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है, वो दोनों स्टीरियो आइसोमर है। बट बाकी में जाओगे तो ये तो पोजीशन भी चेंज कर रहा है अलग अलग। तो ओवरऑल कितने बन सकते, तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो ये ड्रॉ कर लो, दो दो का ग्रुप करके ऐसा ऐसे बना सकते हो। इसमें फिर ऑप्टिकल कैसे चेक करते हैं वो बताएंगे, जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी करेंगे हम लोग तो देखेंगे उसमें। when P is not equal to Q, not equal to R, not equal to S, चारों डिफरेंट हो गए। PQRS, then ENZ nomenclature can be used. तो उस केस में EZ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब E और Z में E जो है दैट इज, ये चेक कर लेना वैसे एक बार एग्जैक्ट यही है नहीं है। तो इसका मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ
similar priority on opposite side. स्पेलिंग्स बस एक बार इसका देखना. Z वाला जो है that is group of similar priority on same side. Similar priority on same side. तो E is similar to that of trans. E जो है वो ट्रांस के जैसा है और Z जो है वो सिस के जैसा है. सिस ट्रांस की आदत हो गई तो अब नॉर्मली क्या होता है, सिस को हम लोग इक्वेट कर देते हैं इसके साथ, बट उल्टा है. दिस इज सिमिलर टू ट्रांस एंड दिस इज सिमिलर टू सिस. तो जो कार्बन एटम्स है उनके साथ जो भी ग्रुप्स अटैच है उनको तुम्हें प्रायोरिटी असाइन करनी है पहले. जैसे मान लो 1 2 1 एंड 2, तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे रहे तो इट इज Z फॉर्म. और सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट अगर हो गए देन इट इज E फॉर्म. तो क्वेश्चन आए कि प्रायोरिटी हमें कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए रूल है. 4 रूल्स हैं, उसके बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं प्रायोरिटी. तो पहला रूल बताता है कि जिस कार्बन को देख रहे हो तुम उसके पास जो भी ग्रुप अटैच है तो पहला जो एटम अटैच है उसको ही देखो. अगर वो एटम डिफरेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर हायर उसकी प्रायोरिटी हायर. उसको हम लोग सीक्वेंस रूल या फिर इसको CIP रूल भी बोलते हैं. कान इनगोल्ड प्रीलॉग, 3 लोग थे. Atom with higher atomic number is given higher priority. तो जिसका एटॉमिक नंबर हायर है उसकी प्रायोरिटी हायर हो जाएगी. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ आइसोटोप्स. अगर मान लो आइसोटोप हो तो एटॉमिक नंबर तो आइडेंटिकल हो गया. सो इन केस ऑफ आइसोटोप्स the one with higher atomic mass is given higher priority. Then next, if the atoms are identical, एटम्स आइडेंटिकल हो गए मतलब जो अटैच है वो आइडेंटिकल हो गया, तो प्रायोरिटी फिर नेक्स्ट जो एटम है उस पर डिसाइड होगी. देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड on the basis of next atom. और जब तक वो डिफरेंट नहीं आता है तब तक तुम्हें चेक करना है. तो जहां पे डिफरेंस आया वहां पे प्रायोरिटी मिल जाएगी. अब सवाल ये हो सकता है कि एक कार्बन पे 3 ग्रुप अटैच है या 3 एटम अटैच है, तो किसको पहले चेक करें हम लोग. तो हमेशा हायर एटॉमिक नंबर वाले से चेक करो. हायर एटॉमिक नंबर देखा, वहीं पे डिफरेंस आ गया तो ठीक है, वो भी अगर इक्वल है तो अगले वाले पे जाओ, फिर वो भी इक्वल हो गया तो अगले वाले पे जाओ. तो जब तक डिफरेंस नहीं आता तब तक तुम्हें चेक करना है. अगर सब कुछ सेम है मतलब वो दोनों ग्रुप ही एक जैसे हैं तो फिर वहां पे ये आइसोमेरिज्म ही नहीं रहेगा क्योंकि वो दोनों एक जैसे ग्रुप हो गए. इसमें एक और रूल है, थर्ड वन, फोर्थ वन. इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स या इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, do the following before deciding priority.
रूल वही तीनों जो लिखे हम लोगों ने उसी को अप्लाई करना है, बट उसके पहले ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है, जैसे अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन रहा, तो कैसे इसको चेक करेंगे, तो तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में ले आना है। कैसे ले आओगे इसको, तो कार्बन के साथ एन का 3 बॉन्ड था, 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए, तो जो बॉन्ड ब्रेक किए उसके प्लेस पर उतने ही वैसे एटम अटैच कर देंगे। सी के साथ एन का 3 बॉन्ड था, तो सी के साथ 3 एन अटैच कर दो, एक है पहले से, 2 और ऐड कर दिया। एन का भी 3 बॉन्ड इसके साथ था, तो एक तो ऑलरेडी है, 2 सी अटैच कर देंगे। इसमें कोई ऑक्टेट तुम्हें नहीं देखना, बस ऐसा लिख देना है, फिर प्रायोरिटी चेक कर लोगे। इनको कंपेयर किया, फिर इनको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ऐसे चले जाएंगे आगे। वैसे मान लो अगर सी डबल बॉन्ड ओ होता, तो कार्बन का 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच करेंगे, इसका एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक कार्बन इधर अटैच करेंगे। तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, फिर प्रायोरिटी चेक कर लेंगे। तुम्हें इन एटम्स पे कुछ और एक्स्ट्रा अटैच नहीं करना है, जस्ट तुम इसको इस फॉर्म में चेंज कर रहे हो और वही रूल अप्लाई कर रहे हो। तो ये चारों लिख लो पहले, फिर देखते हैं इसमें चेक करते हैं। तो ई और जेड फॉर्म आइडेंटिफाई करना अपने को। On the basis of CIP rule. इन चारों में चेक करो योर जेड फॉर्म। पहले तो जो जो एटम डायरेक्टली अटैच है उसका एटॉमिक नंबर ही देखेंगे हम लोग, अगर उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो उस पे ही आंसर आ गया, अगर वो सेम रहा तो फिर अगले वाले पे जाना है। नेक्स्ट पे जब भी जाओ तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करो, वो सेम हो गया तो फिर अगले पे देखेंगे, फिर वो हो गया सेम तो अगले पे देखेंगे, ऐसा चेक करना है। तो हाई टू लो पे चेक करेंगे। फर्स्ट वाले में देखो, अब इस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 है, तो पहला जो एटम अटैच है वही डिफरेंट हो गया, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर हायर किसका, कार्बन का, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। क्लोरीन ब्रोमीन अलग एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर्स अलग हैं, इसका हायर एटॉमिक नंबर, इसका लोअर, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट एंड्स पे हैं, तो कौन सा फॉर्म हुआ, ई फॉर्म हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं, इस पे हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स में जिसका मास हायर होगा उसकी प्रायोरिटी हायर है, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, या इसकी 1, इसकी 2। ड्यूटेरियम का 1 होगा क्योंकि उसका हायर मास है, तो ये 1 और ये 2 हो गया। नेक्स्ट पे आओ, अब यहाँ पे सेम एटम आ गए, कार्बन और कार्बन सेम हो गया, इस कार्बन पे नेक्स्ट जो 3 एटम अटैच होंगे, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, इसके पास क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, हमें हायर से चेक करना है। तो कार्बन पे नेक्स्ट हायर जो अटैच है वो कार्बन, इस पे नेक्स्ट हायर जो अटैच है वो क्लोरीन, तो डिफरेंस आ गया वहां पे, और क्लोरीन हायर हो गया, तो इसकी प्रायोरिटी 1,
और इसकी प्रायोरिटी 2। तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अभी सेम साइड पे हो गए, जेड फॉर्म हो गया ये। तो बाकी दोनों में फिर इसको ब्रेक करो, ऐसा अटैच करो, चेक करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, तो एक बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन इसके साथ और कार्बन इसके साथ। अब चेक कर सकते हैं इसको। तो इस कार्बन पे Cl और H, इसकी प्रायोरिटी हायर, इसकी प्रायोरिटी लोअर। फिर इस कार्बन से दो कार्बन अटैच है, इस कार्बन पे एक, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एक ऑक्सीजन स्टिल बच गया, तो इसकी प्रायोरिटी हायर हो गई और इसकी प्रायोरिटी लोअर हो गई। तो ये हो गया जेड फॉर्म। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो C के साथ तीन N अटैच होंगे और इसके साथ दो कार्बन अटैच होंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, तो O के साथ C के साथ O, यहाँ सेम। अब चेक करते हैं। तो इस कार्बन के पास एक कार्बन, एक कार्बन, इस कार्बन के पास तीन N और इस कार्बन के पास एक N और दो H। तो डिफरेंस आ गया वहां पे, तो इसकी प्रायोरिटी हायर और इसकी प्रायोरिटी लोअर। यहाँ इस कार्बन से दो कार्बन अटैच है, इसके पास दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इसके पास तीन ऑक्सीजन, तो इसकी प्रायोरिटी हायर हो गई। तो ये 1 और ये 2, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट हो गए, ई फॉर्म हो गया। ठीक है सकते हैं। हो गया ये। अब पॉलीन्स आता है फिर इसके पास, जहां पे मल्टीपल डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तो उसमें फिर कैसे चेक करेंगे। Number of geometrical isomers in polyenes. When the end of polyene is different, number of geometrical isomers is equal to 2 to the power n, where n is equal to number of double bonds. इसमें कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, देखो चेक करो। जो पॉसिबल है वो ड्रॉ करोगे, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बट स्टिल तुम्हें ड्रॉ करना है इसमें। जैसे ये दो कार्बन हो गए अपने पास, तो C डबल बॉन्ड C हो गया, इसके पास ग्रुप अटैच है। लेट से यहाँ पे मैंने CH3 अटैच किया, यहाँ पे हाइड्रोजन किया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करते हैं और यहाँ पे CH2,
अब इस CH2 के साथ एक कार्बन अटैच है, इसे एक कार्बन ऐड कर दिया, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन और CH2Cl, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बना। अब इसको चेक कर सकते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हैं, ये ट्रांस हो गया, और यहाँ भी ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये ट्रांस हो गया। तो ट्रांस ट्रांस आएगा, सिस ट्रांस आएगा, सिस सिस आएगा, और ट्रांस सिस आएगा। 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिंस यहाँ पे सारे डिफरेंट है, दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power 2, 4 आना चाहिए था, तो ये एक बना उसमें से। अब इसको ही फिर चेंज करो, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, H को यहाँ पे ही रखो, CH2, तो ये अभी सिस फॉर्म हो गया, और ये स्टिल ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ दोनों H सेम साइड, दोनों H सेम साइड, तो ये सिस और सिस हो गया। तो ट्रांस ट्रांस हुआ, सिस ट्रांस हुआ, सिस सिस हुआ, एंड ट्रांस सिस होगा फिर। तो ये ट्रांस और ये सिस, ये 4 बनता है। लास्ट वाले कार्बन पे हुआ और उस पे दोनों ग्रुप एक जैसे हो गए, तो फिर तो होगा नहीं, वो इन्वॉल्व ही नहीं है ना, वहाँ है ही नहीं। हाँ नहीं, तो इसलिए ड्रॉ करने आना चाहिए। फॉर्मुलाज वगैरह हैं, बट वो हमेशा हेल्प नहीं करते, स्पेशली एग्जाम में जो आता है वो क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, तो मैं ड्रॉ करके ही चेक करना पड़ेगा। हो गया हाँ?
आइसोमेरिज्म में ये होता है, जब स्टार्टिंग का स्ट्रक्चरल पार्ट चल रहा होता है तो अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है, अच्छी चीजें आ रही है। फिर जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है लोग, अरे ये क्या आ गया, ये कहाँ कुछ बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। सबका हो गया ना? अगर मान लो कि तुम्हारे पास जो पॉलीन है उसका एंड सेम हो गया, तो फिर नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालेंगे कैसे, उसको भी देखते हैं। Second case, when end of the Pauline is same, इसमें एक केस आएगा एंड n is even. So number of geometrical isomers is equal to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1. एग्जाम्पल लेते हैं, चेक करके देखोगे। ट्राई करो इसको। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे CH3 H, यहाँ पे H ऐड कर सकते हो और यहाँ पे CH2, फिर इसके साथ कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C H और CH3, ये रहा। तो नेम अगर इसका चेक करें हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नेम में आ गया ये हेप्ट 1 2 3 4 5, तो 2 और 5 आ रहा है, तो हेप्टा 2 और 5 डाइन होगा, राइट। नेम तो यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देन अभी ये हो गया ट्रांसफॉर्म, और ये भी हो गया ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे H ऊपर कर दो और CH3 यहाँ कर दिया। तो ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। तो ये सिस फॉर्म है, ये भी सिस हो गया। अच्छा, इसको पॉजिटिव कर दो। तो ये रहा ट्रांस और ये रहा सिस। इसमें नंबर असाइन करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ट्रांस ट्रांस और सिस सिस डिफरेंट है, बट ये सिस ट्रांस और ट्रांसिस अलग अलग नहीं है, वही इमेज है, फ्लिप किया हुआ है जस्ट, तो कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों के बीच में। सो 2 and 4 आर सेम। Therefore, number of geometrical isomers will be equal to 3.
तो ये दोनों अलग अलग काउंट नहीं होंगे, सेम ही रहेगा। एन जब ऑड होता है उसका भी लिख लेते हैं। वैसे यहाँ तक उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, नॉर्मली कुछ आएगा तो वो तुम्हें ड्रॉ करके चेक करना होगा। अब एक आइडिया हो गया हाउ टू चेक इट। n इज ऑड जब रहा, देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर is equal to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n plus 1 by 2 minus 1। ये भी लिख लो। क्या हो गया यश, क्या बोल रहे हो? बताओ बताओ क्या है। इसमें भी एग्जांपल एक ले लेते हैं। फिनाइल C6H5 बेंजीन खरीदना है। तो एंड एक जैसे हैं और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर ऑड, यहाँ पे 3 है। तो इसमें फॉर्मूला में जब पुट करोगे 2 to the power 3 minus 1, 2 के पावर में 2 गया 4, एंड प्लस 3 plus 1 4, 4 upon 2 is 2, 2 minus 1 is 1, तो 4 plus 2 इसमें कितने बनने चाहिए? 6 बनने चाहिए। तो ड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं, 6 बनेंगे, बाद में बनाते रहना। होमवर्क में उसको ट्राई कर सकते हो पीछे कौन कौन से बन रहे हैं। प्लास्टिक को त्यागो, कब तक यूज करोगे प्लास्टिक? माइक्रो प्लास्टिक्स ब्लड में चला जाएगा। एक्चुअली हर किसी के ब्लड में है अभी एट प्रेजेंट। रिसेंट एक स्टडी हुआ था तो उसमें वो आया माइक्रो प्लास्टिक। हम लोग इतना कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो प्लास्टिक आए नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। बॉटल्स भी जो होते हैं वो भी क्या होता है कि ओवर द टाइम वो ब्रेक करते हैं, उनके तो वो पार्टिकल्स जाएंगे ही। कॉपर का जो पॉट होता है उसमें जो तुम रखते हो पानी, तो कॉपर ब्रेक होकर के वो भी तो ऐड होता है, तो वो अच्छा रहता है, तो इसलिए तुम इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे प्लास्टिक भी ऐड हो रहा है बट वो अच्छा नहीं है, तो वो ब्रेक नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो तो होगा ही। कौन सा स्टडी? पहले भी एक बार ऐसा स्टडी आया था, तो उसमें और कंटैमिनेशन का कुछ था कि स्टडी न्यूज में चेक करोगे ना, वियॉन पे जाना, और उसका एक बहुत अच्छा था इस पे, उन्होंने उस स्टडी को भी उसमें कोट किया हुआ है, वियॉन न्यूज वालों ने। सी, तुमने कुछ भी इंजेस्ट किया वो तुम्हारा ब्लड का पार्ट बना, तो ब्लड तो हर जगह जाता है ना। एक एक बैरियर है इस प्लेस पे, यहाँ पे, ठीक है, वो तुम्हारे ब्रेन को पूरे बॉडी से अलग करता है। तो वो बैरियर क्या करता है कि कोई भी इन्फेक्शन अगर तुम्हारे अंदर होता है तो वो यहाँ से क्रॉस नहीं करने देता है। एक बैरियर है, अगर वो ब्रीच हो गया तो फिर वो
सीधा इधर जाएगा, तो वो हर बार अलग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो देयर इज ऑलरेडी समथिंग इनसाइड यू जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो ब्रीच हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है फिर। तो बॉडी तुम्हारा डिजाइंड ऐसा है कि तुम्हारा ब्रेन अलग से रखा गया है पहले से ही, कि वहां तक और कुछ हार्मफुल चीजें वो नहीं जा पाए। आई गेस उसका नाम ब्लड ब्रेन बैरियर ऐसा कुछ है, पढ़ना एक बार। क्या? नहीं नहीं, ये तो मतलब जो है वो है, ब्लड ब्रेन बैरियर ही है। हाँ, वही बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब ब्रेन में क्या इंटर करेगा वो कंट्रोल करता है बहुत, कुछ भी ऐसा वैसा इंटर नहीं होने देगा। ये हो गया ना, सबका हो गया ये? चलो इसका सिर्फ नंबर ऑफ आइसोमर स्टेट कर लो, फॉर्मूला पे बेस्ड जो रहेगा। इसमें n का वैल्यू 3 हो गया, एंड्स आर सेम, सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स is equal to 2 to the power 3 minus 1, 3 plus 1 by 2 minus 1। तो ये हो गया 4 प्लस ये हो जाएगा 2, दैट विल बी 6। 6 आइसोमर्स हो सकता है। लिख लो ये, फिर नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और था, स्किप हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो पहला प्रॉपर्टी इसमें हो जाएगा, जनरली cis isomers are polar and trans isomers are non-polar, or polarity of trans isomer will be less than that of cis isomer। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब सिस में क्या होगा कि सिमिलर ग्रुप एक तरफ है तो वो डाइपोल्स एड अप हो जाते हैं और उससे हाई पोलैरिटी मिलती है। तो पोलैरिटी हाई होने के चलते बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर, boiling point of cis isomer will be higher than that of trans isomer। सेकेंड पॉइंट हो गया। तो सिस आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस आइसोमर से हाइयर है। नेक्स्ट पे जब आते हैं, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ trans isomer is higher than that of cis isomer, as trans isomers can form
more compact structure. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड है और लिक्विड से उसको क्या बनना है? गैस बनना है. तो लिक्विड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना है. जितना हायर अट्रैक्शन होगा उतना हायर टेम्परेचर चाहिए होगा तुम्हें. तो सिस आइसोमर वाले में डाइपोल मोमेंट हायर था, इंटरेक्शन हायर हो रहा है, इसलिए वहां पे हाई टेम्परेचर चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. कि जिसने जितना स्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है उसको ब्रेक करने में तुम्हें उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा. तो ट्रांस वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो जो स्ट्रक्चर वो बिल्ड करेगा, जो लैटिस वो बनाएगा, वो क्या बनेगा? मोर कॉम्पैक्ट. मोर कॉम्पैक्ट बना तो उसको ब्रेक करना और टफ हो गया. तो मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कैसा स्ट्रक्चर बना वो भी इंपॉर्टेंट होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रांस आइसोमर का हायर वैल्यू मिलता है. तो दोनों पॉइंट्स को चेक करने के अलग अलग व्यूज है. एक में हम लोग सिर्फ अट्रैक्शन देख रहे हैं, एक में स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चर के चलते आंसर अलग हो जाता है. देन फिर, और ये सारे इन जनरल टर्म्स है कि हम लोग नॉर्मली ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा. solubility of cis isomer is higher than that of ट्रांस आइसोमर. बट अगर स्टेबिलिटी के टर्म्स में जाओगे तो ट्रांस आइसोमर स्टेबल हो जाता है ज्यादा. वो काउंटर बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर भी बन रहा है. तो अगर कहीं पे ये ऑप्शन बना कि टू ब्यूटीन बन रहा है और टू ब्यूटीन में सिस टू ब्यूटीन बन रहा है और ट्रांस टू ब्यूटीन बन रहा है, तो चांसेस आर हायर कि ट्रांस टू ब्यूटीन का अमाउंट हायर बना होगा. तो उसको देखेंगे जब वो रिएक्शंस आएंगे फिर तब देखेंगे उसको. cis and trans isomers give different reactions. जैसे अगर हम लोग मैलिक एसिड को देखें, तो मैलिक एसिड को अगर तुमने हीट किया और यहाँ से H2O एलिमिनेट हुआ, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है. लेकिन वही अगर इसका आइसोमर जो फ्यूमरिक एसिड है, ये सिस आइसोमर था, ये ट्रांस आइसोमर है, इट इज कॉल्ड फ्यूमरिक एसिड. आईपीएसी नेम स्टेट कर सकते हो फिर. तो इसको अगर हीट करते हो देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ कोई एनहाइड्राइड नहीं बन रहा है. तो यहाँ एनहाइड्राइड इसलिए बन पाया बिकॉज दोनों ग्रुप एक साइड में थे, ये बॉन्डिंग हो सकती थी. यहाँ दोनों अपोजिट है बिल्कुल, वहाँ कोई बॉन्ड ही नहीं बन सकता है. तो इसलिए इसमें एनहाइड्राइड नहीं मिलता, इसमें एनहाइड्राइड मिल रहा है. तो ये भी डिफरेंस है इनके बीच में, ऐसा भी हो सकता है. ठीक हो. नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसमें स्ट्रक्चर इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट द बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट इज डिफरेंट. तो पीपीएल क्या होता है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे. These isomers have same molecular formula and structure, but they behave differently towards plane polarized light. तो इसको हम लोग पीपीएल बोलेंगे.
जैसे मान लो एक नॉर्मल बीम ऑफ लाइट तुमने लिया और इसको जब एनालाइज करोगे तो बीम ऑफ लाइट में फोटोन्स जो है उनका वाइब्रेशन हर प्लेन में मिलेगा तुम्हें, फोटोन्स हर तरफ जा रहे हैं। जैसे सिंपली होलोग्राम में कोई है, बुक्स के ऊपर रहता है, तो उसको जब चेक करते हो वो क्या होता है, डिफरेंट एंगल्स पे ऑब्जर्व करने पे अलग अलग इमेजेस बनाता है। लेकिन जब तुम देख रहे हो वो ग्लिटर करता है, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि लाइट हर एंगल से उस पर वो फॉल कर रहा है और अलग इमेज क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। इसको जब तुम पास कर दोगे थ्रू निकोल प्रिज्म या पोलराइजर बोलो या ऑप्टिकल फिल्टर बोल सकते हो एक टाइप का, तो निकोल प्रिज्म क्या करता है कि इन वाइब्रेशंस में से सिर्फ उन वाइब्रेशंस को पास होने देगा जो किसी एक प्लेन में हो। तो यहां से जो लाइट निकला उसमें वही फोटोन्स है जिनका वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में है। So now this is called plane polarized light. तो सन ग्लासेस जब बाई करने जाओगे तो एक पोलराइज्ड वाले आते हैं, एक अनपोलराइज्ड आता है। जो पोलराइज्ड वाला ग्लास होता है उससे अगर होलोग्राम को तुम ऑब्जर्व करो तो उसमें एक ही इमेज ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वो एक ही एंगल पे लाइट को एंटर होने देता है, तो इसलिए वो आइस के लिए और ज्यादा अच्छा है, सूदिंग रहेगा काफी। तो अगर इस लाइट को पास करें, सबसे पहले तो ये क्रिएट करना है तुम्हें, फिर इसको पास कराना थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये लाइट पास कराने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आता है वो देखेंगे। अगर ये प्लेन इफेक्ट हुआ अपॉन ऑब्जर्वेशन, अगर ये मान लो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसको लेफ्ट बोल लो, देन द कंपाउंड विल बी कॉल्ड लीवो रोटेटरी। इसके लिए स्मॉल एल या फिर नेगेटिव साइन यूज कर सकते हो। जैसा लाइट एंटर हुआ था अगर वैसा ही ऑब्जर्व हो रहा है, कोई चेंज नहीं है, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर वो प्लेन ऑफ लाइट बेंड हो गया टुवर्ड्स राइट हैंड साइड या फिर क्लॉकवाइज, देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम लोग डी या फिर प्लस साइन दे सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल के साथ इंटरेक्शन के बाद उस प्लेन को इफेक्ट करता हो, लेफ्ट राइट पे बेंड करता हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो नहीं करता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करते हैं हम लोग ये एनालिसिस करने के लिए। तो शुगर जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज डेक्स्ट्रोफॉर्म, ग्लूकोज भी जो यूज करते हो दैट इज डेक्स्ट्रोफॉर्म। ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं उसको। When the observation is optically inactive, three possibilities are there. क्या क्या तीन पॉसिबिलिटीज हैं? फर्स्ट, the compound possess element of symmetry. And is actually optically inactive. मतलब इस कंपाउंड के अंदर में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो लाइट के प्लेन को इफेक्ट करेगा, वो ट्रूली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी दो कंपाउंड जो हो सकते हैं, एक हो सकता है रैस्मिक मिक्सचर और एक हो सकता है मीजो कंपाउंड।
रैस्मिक में क्या होगा कि दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है बट इक्वल इक्वल अमाउंट में है। मतलब एक जो पार्टिकल है वो लाइट को लेफ्ट की तरफ को लेके जा रहा है, दूसरा पार्टिकल जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, बट दोनों के एंगल्स इक्वल इक्वल है और इक्वल अमाउंट है। तो चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई कि जब लाइट एंटर करके आउट होगा तो वो इक्वल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस किए होंगे उसने। तो जिस वे में वो एंटर हो रहा था उसी वे में आउट हो रहा है। तो रैस्मिक जो होगा इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल compensation and it is equimolar mixture of enantiomers। अब enantiomers क्या है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक करके सब आएगा। meso compound it is optically inactive due to internal compensation। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपाउंड के अंदर में ही दो ऐसे प्लेसेस हैं या मल्टीपल ऐसे प्लेसेस हैं जिससे लाइट जब इंटरेक्ट करता है तो या तो लेफ्ट जाता है या फिर राइट जाता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये कंपाउंड है, उसमें दो सेंटर्स हैं, एक सेंटर ये मान लो, एक सेंटर ये मान लो। तो ये अगर एल फॉर्म है तो ये इसका डी फॉर्म है। लाइट जब यहां से एंटर करेगा तो लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगा और दूसरे से एंटर करेगा तो राइट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो जितना लेफ्ट ये प्लेन को मूव कर रहा है उतना ही ये राइट उसको कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जिस फॉर्म में एंटर हुआ उसी फॉर्म में आउट हो रहा है। तो चेंजेस हुए बट लास्ट में हमें जो दिखा उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कॉम्पनसेशन। एक्सटर्नल वाले में क्या है कि दो कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये मान लो एल फॉर्म हो गया और ये डी फॉर्म हो गया। तो लाइट जब इससे एंटर किया तो लेफ्ट की तरफ बेंड हो गया और फिर जब इससे किया तो राइट की तरफ हो गया। तो एक्सटर्नली वो चेंज हटा और एक में वो इंटरनली हट गया चेंज और एक में ऐसा कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। ये तीन केसेस हैं। देखो इनको। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो वो सीसर ट्रांस आइसोमर्स जिसमें मतलब सो ओनली ट्रांजिशन जिसमें सारे एटम्स एक जैसे रहते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं क्या? बोल सकते हो उससे प्लेन पास करेगा जो दो इक्वल हाफ में उसको डिवाइड कर देगा। तो प्लेन है वहां पे। और प्लेन जो है वो एटम के बीच से भी पास हो सकता है, एटम को दो हाफ में वो डिवाइड कर सकता है। तो वो एग्जांपल्स आएंगे, अभी मत अप्लाई करो, जब तक नहीं बताया उस समय तक मत लगाओ, हो जाएगा फिर अप्लाई करना।